नमस्कार। चंद्रभागा की इस पवित्र भूमि डोडा से मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, पूरे भारत वर्ष में अभी जो वातावरण है वो भगवान श्री राम के नाम से चल रहा है, परंतु आज आप अपने स्क्रीन्स पे जिस फेस को देख रहे हैं उससे आपको पता लग गया होगा कि आज हम बात थोड़ी सी राजनीति के ऊपर कर रहे हैं। और आप हैं श्रीमान स्वामीराज शर्मा जी। आप मूलतः जोधपुर से हैं जो पंचायत बी में फॉल करता है और डिलिमिटेशन के बाद ये डोडा वेस्ट में फॉल करता है। आप लगभग 32 वर्षों तक, अभी तक आपका जो पॉलिटिकल जर्नी रहा है, पॉलिटिकल ग्राफ रहा है, वो 32 वर्षों का रहा है। और आपने 1989 में प्रथम वर्ष किया, फिर उसके बाद 1992 में आपकी ऑफिशियल एंट्री हुई भारतीय जनता पार्टी में। फिर आप बहुत सारे पदों पे रहे, जैसे कि मंडल वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे, फिर मंडल जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर मंडल प्रधान रहे, लगभग 6 वर्षों तक आप रहे। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सेक्रेटरी रहे, फिर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी लगभग 10 वर्षों के लिए रहे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे भारतीय जनता पार्टी ज़िला डोडा 2019 से लेकर 22 तक। और आपने इसमें 2002 में असेंबली के इलेक्शंस भी फाइट किए अगेंस्ट ऑल पार्टीज, हम कह सकते हैं, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी और इंडिपेंडेंट भी कुछ उस समय थे। और वर्तमान में आपके पास सह प्रभारी जिला किश्तवाड़ का दायित्व है। कन्वीनर हैं आप कॉन्स्टिट्यूंसी 52 के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आपका स्पीक स्टेट में स्वागत है। काफ़ी लंबा परिचय रहा आपका, 32 वर्षों का। तो परंतु राजनीति का जो परिचय आप रखना चाहेंगे वर्तमान में, क्योंकि आपके पास तो ऑफिशियली जो पद आपके पास है वो ज़िला किश्तवाड़ का है, परंतु मूलतः आपकी राजनीति डोडा से हुई है, तो प्रश्न दोनों जगह से रहेंगे, डोडा से भी रहेंगे और किश्तवाड़ से भी रहेंगे। तो कैसे देखते हैं आप वर्तमान की परिस्थिति राजनीति में? जय श्री राम भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा ही समाज को जागृत करने के लिए एक समाज की आवाज़ को उठाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की डेट में जो 500 वर्षों तक एक राम जन्मभूमि के ऊपर काफ़ी विवाद पड़ा हुआ था, और हमें भी बहुत सारा मौका हुआ इस संघर्ष में संघर्ष करने के लिए मौका मिला। और उसमें कई बार हमको भी यहाँ से जाना चाहा हमने भी, लेकिन लखनपुर से हमको भी एक बार 6 दिसंबर 1992 से पहले हमको वहाँ से वापस किया गया, जाने नहीं दिया, आगे जाने की अनुमति नहीं मिली। और आज हमको वो दिन देखने को मिला जिस दिन के लिए हम संघर्ष कर रहे थे। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में जो फैसला आया कि श्री राम भगवान जी अब अपने घर में विराजमान होंगे, और वो राम मंदिर जो बनने जा रहा था बहुत अच्छे ढंग से वो बन गया है। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, उनके नेतृत्व में, और बहुत सारे साधु संत लोग जो उसमें रहेंगे उनके नेतृत्व में अभी 22 जनवरी को राम जी अपने घर में विराजमान होंगे। और उसके लिए हम बहुत उत्साह हैं। हमने भी चाहा था अब की बार कि हम भी वहाँ पे जाएं, लेकिन कुछ ऐसे सूचना मिली कि अभी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो फरवरी में जाएंगे, और जब भी तय हमें डेट मिलेगी तो हम भी वहाँ पे जाने के लिए तैयार हैं। ये तो भगवान राम जी के नाम से आपने स्टार्ट किया है। अब राजनीति की तरफ अगर हम आए तो क्या माहौल है डोडा की राजनीति का? राजनीति में भाई साहब इस डोडा के अंदर बहुत सारे संघर्ष हुए। पहले तो हम 370 के लिए धरने देते थे, 35 के लिए धरने देते थे। मुझे आज भी एक दिन याद है कि डोडा के अंदर आदरणीय चुनीलाल एडवोकेट जी, जिन्होंने इस राम मंदिर भूमि के लिए बहुत संघर्ष किया और उनको अननेसेसरी जेल में भी डाला, लेकिन भगवान राम जी के भगत थे और वो फिर एक दिन बाइज्जत वहाँ से बरी भी हो गए। बहुत सारे हमारे यहाँ के जैसे कि गजय सिंह राणा जी है, उनका भी बड़ा प्रयास रहा है संघर्ष में। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हम लोग इतने खुश हैं कि आज हम जिस चीज़ के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो आज हम आंखों से देख रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें खुशी हो कुछ नहीं हो सकती है। हम बहुत ही खुश हैं इस चीज़ के लिए कि आज हमारा 370 भी टूटा। जब हम धरने पर बैठे तो मुझे ये भी याद है कि तब मैं यहाँ का मंडल प्रधान था, और
आदरणीय चुनीलाल एडवोकेट जी, गजय सिंह राणा जी को लेके हम 10-12 लोग यहाँ से जाके, एक डीसी साहब हमारे गुलजार कुरैशी साहब होते थे, हम जब उनके पास वो मेमोरेंडम लेके गए तो हमने बोला भाई साहब ये हमें पार्टी का आदेश है, तो इस मेमोरेंडम को आप भी दिल्ली तक भेजवा दो अपने थ्रू। तो उन्होंने बोला कहते ये क्या? मैंने कहा जी हम 370 को तोड़ने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने वहाँ से बोला कि यार ये क्या बात कर रहे हो, 370 और 35 एकड़ जम्मू कश्मीर में तोड़ना कोई आसान काम नहीं, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। तो हमने बोला भाई साहब प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ और अफसर थे, सीनियर लोग बैठे हुए उनके, उन्होंने उनसे भी चर्चा की, बोला यार ये है क्या इसमें? तो उन्होंने जब ये बोला कि ये जब 370 टूट जाए, 370 और 35 से टूट जाएगा तो यहाँ पे जो राजनीति लोग हैं उनके हाथ में कोई पावर नहीं रहती है, मंत्री संतरी के हाथ में कोई नहीं रहता, ये सिर्फ PRI के अंडर सारा रहता है। तो वो हंस के लगे बोलने, कहते यार ये लोग यहाँ से ये चीज़ें छोड़ सकते हैं कुर्सियाँ अपनी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। हमने भी प्रयास किया, मैंने कहा भाई साहब चलो हमने धरना दे दिया, अब ये रिकमेंड करके ऊपर भेज दो। तो उन्होंने भेजा या नहीं भेजा गॉड नोज, लेकिन 5 अगस्त 2019 जिस दिन ये रात को फैसला आया, हम बहुत सारे लोग बैठे थे, सोच रहे थे क्या फैसला क्या क्या आने वाला है। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाएंगे, 370 तोड़ेंगे, 35 आएगा, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में जो फैसले हो रहे थे। लेकिन हम भी पूरी रात भर बैठे थे, लेकिन जब हमें ये फैसला मिला कि 370 और 35 को तोड़ दिया गया, हमें भी बहुत बड़ी खुशी हुई। और मैंने उसके सुबह दूसरे दिन 6 अगस्त को ही अपने उन्हीं DM साहब से बात की। मैंने कहा गुलजार कुरैशी साहब आज वो 370 जो यहाँ पे लागू था वो टूट गया। तो वो भी हंसने लगे आगे, कहते यार बीजेपी वाले बड़े जिद करते हैं, जिस जिद पे अड़ जाते हैं वो काम कभी हो ही जाता है। तो हमने बोला कि बीजेपी वाले, भाजपा के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इसीलिए उसका प्रोग्रेस जो आज आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश पूरा चल रहा है। आप देश में तो डंका बजता था, लेकिन विदेशों में डंका बज रहा है। आप देख रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल में आज राम मंदिर जी की खबरें चल रही है। राम मंदिर के लिए नेपाल से लोग माता सीता माता का वो जो उनका अपनी तरफ से रहता है कि PK का जो रहता है सुहाग वहाँ पे पहुँचाने के लिए वो लोग लगे हैं। पूरा देश इस वक्त इतना उत्सव में आया हुआ है जब से 370 टूट गया और आज राम मंदिर का भी फैसला आ गया और पूरे लोग जो यहाँ के बहुत आराम से जी रहे हैं। 370 ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे भारत के लिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देख भी रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज जो सिस्टम है वो लागू हुआ, बाकी बड़ी सारी चीज़ें। लेकिन डोडा की राजनीति को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का डोडा खासकर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपनी पकड़ को बनाना मुश्किल रहा हिस्टोरिकली भी। लेकिन 2014 के बाद एक चेंज आया और उसके बाद सफ़र शुरू हुआ, फिर बीच में थोड़े से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेंट भी लगा। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? भाई साहब मैं आपको बताऊं, राजनीतिक के जो यहाँ पे दल थे, अलगाववाद का काफ़ी जोर था। मैंने जब 2002 का इलेक्शन लड़ा तो मैं जब कैंपेन के लिए यहाँ से निकला, मैं ठाठरी से लेके हमारा पैदल रास्ता होता था सारा, ठाठरी से मैं होते वहाँ से महला गड़त्तर मुझे जाना था। जब मैं वहाँ से आ रहा था तो रात को मैं महला में रहा, सुबह मुझे गड़त्तर के लिए निकलना था वहाँ से। और सुबह ही खबर मिल गई कि एक बंदा रात को NC का था, बेचारा वो कार्यकर्ता था उनका, वो मेरे साथ बैठा रहा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया छोड़ो अब ये NC बीजेपी के साथ जुड़ जाओ। तो वो हंसने लगे, कहते यार नहीं मैं तो नहीं वोट दे सकता हूँ, आज बेचारा वो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आपके रिलेशन है यहाँ पे, ये लोग आपको वोट करेंगे। और उन लोगों ने उस टाइम में मुझे बहुत वहाँ से लीड रही, मेरी महला पोलिंग बूथ से जो थी बहुत अच्छी अक्सर से लीड मिली थी मुझे। तो वहाँ से जब आप निकले तो हमने सुबह सुना कि उस बंदे को जी आतंकवादियों ने मार दिया। फिर उसके बाद जब हम उसके ऊपर जाने लगे तो वहाँ पे रात को एक दूसरा मल्ला, हबीब मल्ला करके था, वो गुंदना के रहने वाले थे, रात को उनको भी मार दिया। तो फिर भाई साहब उस टाइम में हम अपनी कंपेन भी नहीं कर सके। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मैसेज आया कि यार आप वापस आ जाओ, आप पे कहीं भी अटैक हो सकता है। फिर मैं उस दिन तो रात को तो आ नहीं सका, लेकिन दूसरे दिन में रात को वापस आया। पार्टी वालों ने भी बोला कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते हो। और जिस दिन हमारी काउंटिंग हुई, उस 2002 की जब काउंटिंग हुई, टाउन हॉल में भी उस दिन ग्रेनेड थ्रो हुआ आतंकवादियों के द्वारा और हमारे 2-3 जवान CRPF के बेचारे शहीद हो गए, कुछ सिविलियन शहीद हो गए और कुछ लोग वहाँ पे जख्मी हो गए। तो इस चीज़ को लेते यहाँ पे एक प्रेशर बना था, आतंकवाद का एक प्रेशर था कि जिस बंदे को जिताना है, कौन उनका साथ दे रहा, तो उनको जिताने के लिए हर वक्त खड़े रहते थे। लेकिन अब
वो माहौल 2014 में सारा चेंज हो गया। 2014 में भी बहुत सारी कोशिश की इन लोगों ने कि हम किसी एजेंसी को पकड़ के, मेरे ऊपर 3 बार अटैक हुए भाई साहब। और एक आंदोलन हमने जो भी यहाँ पे संघर्ष हुआ, हमारी एक बहुत सारी टीम थी, जिस टीम के नेतृत्व में हम यहाँ पे संघर्ष करते थे, आदरणीय हमारे चमनलाल गुप्ता जी और दया कृष्ण कोतवाल जी के नेतृत्व में जो इस जिला डोडा के लिए संघर्ष हुआ, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। और उनकी हमें एक ऐसी बैक रहती थी कि जब भी कहीं संघर्ष कुछ होता था, कोई भी घटना घटती थी, वो स्वयं यहाँ पे पहुँच जाते थे। और जम्मू का नेतृत्व भी, हमारे उस टाइम में 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे, 8 एमएलए होते, सब के सब यहाँ पे एकदम से पहुँच जाते थे। पार्टी का बड़ा सपोर्ट रहा है यहाँ पे। लेकिन आतंकवाद इतना फैला हुआ था कि जिसको हम रोक नहीं पाते थे। आर्मी के द्वारा काफ़ी यहाँ पे, जब हमारे स्वर्गीय यहाँ पे ठाकुर संतोष जी की हत्या हुई, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे कि आर्मी को यहाँ पे लाने के लिए। हमारे एक राह का ऑफिस खिलैनी में होता था, फिर उन्होंने एजेंसियों के द्वारा कोशिश करते 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 तो उस राह के ऑफिस को डोडा की नगरी में रखा, जहाँ पे हम भी रहते थे। तो फिर उन्होंने लोकल बच्चों से बात करके, कुछ आर्मी से मिल के, तो लोकल के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा उसमें। तो जिस साल से जब आर्मी आई, यहाँ पे कार्डन होने लगे, फिर जब उनकी हत्या हो गई तो हम और कमज़ोर हो गए। लेकिन आस्ता 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 फिर ये कारवां चलता रहा। और जब फिर उसके बाद सरथल कांड हुआ, कमलाड़ी कांड हुआ, डोहरी कांड हुआ, चापनाड़ी कांड हुआ, और लास्ट में जब कुल्हाड़ का कांड हुआ 2006 में, जब कुल्हाड़ का कांड हुआ, मुझे आज भी याद है कि 26 अप्रैल को मैं अपने घर के लिए जा रहा था तो मेरे ऊपर अटैक हो गया। मैं खुद जख्मी हो गया, मेरे 4 सुरक्षा बल जो थे मेरे साथ, पीएसओ थे, वो जख्मी हो गए, 7-8 लोग सिविलियन वहाँ पे जख्मी हो गए। मुझे रातों रात यहाँ से शिफ्ट किया गया जम्मू में हॉस्पिटल में। और 30 तारीख को मिडनाइट में एक खबर आ गई कि कुल्हाड़ में एक बहुत बड़ा मसक्कर हो गया और जिसमें हमारे 20 लोगों की हत्या हो गई। और जब ये खबर मुझे सुबह 5 बजे, हमारे ही एक भाई कुलभूषण जी ड्राइवर थे, वो आज सरकारी ड्राइवर थे, वो रिटायर हो गए, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला, कहते भैया आप कहाँ हो? मैं कहा यार ऐसा, कहते कुछ सुनने में आया। तो मैंने उसी टाइम डीएम से फ़ोन पे बात की, एसएसपी से बात की कि क्या हो गया है ये। तो वो बोलते, कहते कुछ तो हुआ है लेकिन अभी जानकारी पूरी नहीं है। तो फिर उसको लेके के जब हमें पूरी पता चला तो पूरे हम वहाँ से जम्मू से सारे इकट्ठे लोग होके, जितने भी हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोग जम्मू में थे, हम वहाँ से आए। फिर उन बंदों का हमने संस्कार किया। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। आंदोलन में वो लोग घर से माइग्रेंट हो गए और हमारा एक रमला ग्राउंड है, वहाँ पे उनका धरना रहा। 17 दिन हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे। लेकिन उसके बाद मजबूर हो गए कि उन्होंने 2 बार, जब हम सिर्फ वीडीसी की डिमांड कर रहे थे कि हमारे लोगों को वीडीसी दे दो ताकि ये यहाँ पे बच सके। आर्मी एसपीओज वगैरह कोशिश बेचारे बड़े करते थे, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि ये फोर्स कितनी कोशिश करे, लेकिन इसलिए वीडीसी का होना यहाँ पे बहुत सारा ज़रूरी है। उस वीडीसी को धरना देने के बावजूद हमारे लोगों पे एक, जब हमारा वो जुलूस चल रहा था, हम पूरा मन रमला ग्राउंड से निकल के डाक बंगला के साथ में वहाँ पे एक चौगान जैसा था, छोटा सा था, वहाँ पे टन लगा के बैठते थे और उसके बाद शाम को फिर वहाँ पे इकट्ठे होते थे। तो वहाँ पे आते आते एक अटैक हो गया था जिसमें हमारे 2 लोग शहीद हो गए बेचारे। एक बटोत का लड़का था और एक टांटाना का लड़का था, मेरे अपने रिलेशन में था नियरेस्ट। तो उनके ऊपर जब ग्रेनेड फेंका तो 42 लोग उस टाइम में, हमारे उस टाइम में जख्मी हो गए। और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस होके फिर रमला ग्राउंड में बैठे। फिर उस टाइम में हमें 596 बंदूक हमने ली। हमें सरकार के द्वारा यहाँ पे हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी आए, आदरणीय लाल कृष्ण अडवाणी जी पहुँचे, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहुँचे। वो तो उस टाइम में हमारे क्या बोलते हैं नेशनल अध्यक्ष थे, तो वो यहाँ पे आए, हमने धरना लगाया। फिर उसके बाद हमें वो बंदूकें मिली गई। उसके बाद हमारे कुछ और लोग यहाँ पे बैठे रहे जिनको बंदूकें नहीं मिल रही थी। तो दूसरे दिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, मेरे साथ कुछ और भी लोग थे यहाँ के। जब हम वहाँ पे बैठे रहे तो उन्होंने बोला चलो जी हम बात करते हैं। तो 250 बंदूक का भी हमें नेगोशिएशन थी कि 250 लोग बैठे, इनको बंदूकें दे दो, ये अपने घर चले जाएंगे। लेकिन होता क्या कि जब हम वापस आते तो उन्होंने ग्रेनेड फिर मेरे ऊपर थ्रो किया। लेकिन भगवान का बचाना था, मैं तो ठीक सुरक्षित रह गया, लेकिन हमारे लोग वहाँ पे फिर से जख्मी हो गए और 47 लोग उस टाइम में और जख्मी हुए। टोटल 87 लोग उस टाइम में जख्मी हुए हैं। हमारे डोडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगी होगी उस टाइम की भी। 30 अप्रैल 17 मई की FIR होगी।
मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं होगी, लेकिन इसी बिटवीन में होगी। 17 मई 2006 की एफआईआर लगी होगी। फिर हमको यहाँ से भागना पड़ा, फिर हम जम्मू में चले गए और फिर गीता भवन से लेके हम डिव काम ऑफिस दिल्ली धरने देते रहे। वहाँ पे स्टेट की पार्टी जो भी हमारे नेतृत्व थे, डॉक्टर नीलम सिंह जी उस टाइम में हमारे अध्यक्ष थे, सब लोगों ने वहाँ पे जोर लगाया। और राष्ट्रीय नेतृत्व जितना भी था हमारा, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जितने भी हमारे नेतृत्व थे, सारे के सारे वो एक एक दिन के लिए जम्मू में आते थे और धरना लगाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से हमारे लोगों को वो बंदूकें दी गई और उसके बाद वो लोग आके अपने घरों में सुरक्षित बैठे और पुलिस का वो एक ऑर्डर करवाया गया कि आप भाई जाके वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग भी करवाओ। और बंदूकें लेके वो वहाँ से आए और उनको ट्रेनिंग बाज़ाब्ता तौर पे दी और वो लोग आज भी अपने घरों में सुरक्षित बैठे रहे। तो मेरा कुल मिला के कहने का ये है कि उस टाइम एक आगाज़ था और यहाँ की कुछ पॉलिटिकली पार्टियाँ जो थी वो आतंकवाद का साथ देती थी, इसलिए आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता था। लेकिन जब हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का जो एक डिसीजन हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब हमारी सरकार बनी और उन्होंने एक कड़क फैसला लिया कि ये जो 370 की आड़ में यहाँ के लोग काफ़ी बेगुनाहों लोगों का कत्ल किया जा रहा था, अपने राजनीति की रोटियां सेक रहे थे, तो उस चीज़ को जब तोड़ा गया तो उसके बाद यहाँ पे अब सारा माहौल बहुत शांत है। डोडा के अंदर भी अब आने वाले दिनों पे आप देखेंगे, पहले हमारे 2 के 2 विधायक यहाँ से जीते थे और अब तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी जो बनी है उसमें भी हमारा कैंडिडेट जीतेगा और बहुत भारी मतों से जीतेगा। ये मैं आपको आज ही आश्वासन देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके रखे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आज भी आप देख रहे हैं कि कलश यात्रा जो हमारी चल रही है, संगठन तो अग्रसर पे काम कर रहा है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भी आज हर घर घर में एक वो खुशी जाग रही है। और आप देखेंगे कि आने वाले 22 जनवरी को जो रामलीला जी जब अपने घर में विराजमान होंगे और यहाँ पे हर घर में दीपावली की तरह, पहली दीपावली अगर आज़ादी के बाद जो होगी वो डोडा के अंदर मनाई जाएगी। ये मेरा पक्का विश्वास है कि लोग अपने अपने घरों की तैयारियां ऐसे ही कर रहे हैं दीपावली मनाने की। आपने बड़े विस्तार में जानकारी दी कि उस समय जहाँ पे आतंकवाद, टेररिज्म पीक पे था और कैसे भारतीय जनता पार्टी का ध्वज हाथ में लेके पार्टी को आगे लेके जाना और किन परिस्थितियों में लेके जाना, अपनी जान को जोखिम में लेके जाना, आपने वो सारा दौर देखा और बड़ी डिटेल में आपने बात को रखा। इसी बीच में आपने कहा कि डिलिमिटेशन के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हमारी, डोडा वेस्ट है, डोडा और भद्रवाह है, और आपने कहा कि ये तीनों जीतने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा और हम जीतेंगे भी। लेकिन जो डोडा वाली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें थोड़ा समीकरण कुछ बनता नहीं है उस हिसाब से अगर आप देखें तो उसके रिलेटेड आप। अब मैं आपको बताऊं कि डोडा का माहौल सारा चेंज हो गया। लोग अब चाहते हैं कि इलेक्शन होंगे और हम बीजेपी को वोट करेंगे। इसमें कोई कुछ नहीं, जैसे भी समीकरण बनेंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। ठीक है, डीलिमिटेशन में थोड़ा सा हो गया जल्दबाजी में, कैसे कैसे वो क्या हो गया, हम भी समझते थे थोड़ी सी उसमें दिक्कत आई, हमने चाहा था कि उसको दोबारा से ठीक करें, लेकिन जब एक बार डीलिमिटेशन हो गई तो उसके बाद हम उसको कुछ चल ही नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी जो भी बनी है फिर भी उसको हम करेंगे। मैं आपको 2006 की वही बात बताऊं, मेरे ऊपर इतना वो लगा था, ऑब्जेक्शन लगी हुई थी कि तुम डोडा नहीं जा सकते हो। हमारे स्वर्गीय राकेश जी प्रांत के प्रचारक थे, एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि स्वामीराज जी तुम्हें डोडा जाना होगा। उनका कहीं प्रयास था डोडा के अंदर, तो उस प्रवास में कहीं उनको कहीं ने बोला कि यार स्वामीराज तो लीडर बना था समाज का, लेकिन वो तो जम्मू में बैठा है। तो उन्होंने मुझे जब कार्यालय में बुलाया, मुझे वीर भवन में, कि स्वामीराज तुम इधर आओ। मैं जब वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई साहब बताओ, तो उन्हें बोला क्या था, स्वामीराज तुम्हें डोडा जाना है। दूसरे दिन जन्माष्टमी थी, तो मैंने बोला भाई साहब मैं कैसे जाऊं, मुझे सरकार ने भी मना करके रखा है, पार्टी ने भी मना करके रखा, तो मैं कैसे जाऊं। तो फिर उन्होंने बोला मुझे पता नहीं तुम कैसे जाओगे, तो गाड़ियां नहीं चल रही थी। तो मैंने उस टाइम में आदरणीय अपने स्वर्गीय चमलाल गुप्ता जी से बात की। मैंने बोला भाई साहब मुझे डोडा जाना है, मेरे लिए गाड़ी का प्रबंध करो। वो बोलते हैं, कहते तू पागल हो गया, डोडा मरने के लिए जाएगा। तो 2 मिनट तो मैं चुप रह गया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या बात क्या है, घर में सब ठीक है। मैं कहा भाई साहब सारे ठीक हैं, लेकिन मुझे आदेश है, मुझे राकेश जी ने बोला है और मुझे जाना है, मुझे गाड़ी का प्रबंध करके दे दो। तो उन्होंने मुझे गाड़ी भेजी, शाम के 5 बजे मैं वहाँ से निकला और रात को मैं बटोत में ठहरा होटल में। और सुबह जब मैं यहाँ पे आया, मंदिर में पहुँचा, तो कम से कम यहाँ पे कोई 100 पुलिस के कर्मचारी एकदम मेरे पीछे पड़ गए वहाँ पे आके कि भाई तुम कैसे आ गए, तुम्हें अनुमति नहीं थी आने की। मैंने कहा भैया कोई मैंने कत्ल किया है, मेरे ऊपर कोई एफआईआर लगी है, बताओ।
उस टाइम पे डीएसपी एक बेचारे मुजर शाह जी होते थे, आज शायद वो रिटायर हो गए हैं। मुश्ताक साहब एसएचओ होते, वो डीएसपी बन गए थे, गॉड नोज अभी हैं सर उसमें कि रिटायर हो गए वो भी। तो कहते नहीं यार एफआईआर नहीं, लेकिन हमें आपकी जान की खतरा है कि हमें पूर्व एजेंसियों से ये दिया हुआ कि आप नहीं बैठ सकते डोडा के अंदर। मैं कहा भैया मुझे आना था, मैंने जाना है। लेकिन अमीर जी मैं सच में दिल की कहानी आपको दर्द सुनाता हूँ कि मैं उस दिन जन्माष्टमी के साथ पूरे दिन रहा। अपने यहाँ से राधे श्याम मंदिर से होते हुए जब अब नगरी मंदिर में पहुँचे, नगरी मंदिर के पास में ही मेरा घर है, लेकिन मैं अपने घर में नहीं जा सका। मैं सच बताऊँ आपको, मेरा बेटा एक छोटा था, वो यहाँ पे जवाहर नवोदयालय में पढ़ता था। वो जब उसने सुना पापा आया है 2-4 महीने के बाद घर में, तो आज बैठेगा। तो जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको बिठाया तो रोने लगा, कहता पापा आप इतने दिनों से आ नहीं रहे हो। मैंने कहा यार पार्टी का काम है, अब बच्चों को मैं क्या बताता। तो वो बोलते चलो अब घर चलेंगे। मैंने कहा नहीं तू अब जा, तू स्कूल जा, मुझे घर नहीं जाना है। मेरी दूरी मंदिर से लेके 15 कदम 20 कदम की दूरी थी अपने घर में, लेकिन मुझे नसीब नहीं था उस टाइम में मैं अपने घर का पानी भी पी लूँ। लेकिन मैं उस पब्लिक के लिए, उस जन्माष्टमी के त्यौहार के लिए, उस माननीय राकेश जी के आदेश के ऊपर मुझे आना था, मैं आया। फिर मैं जब यहाँ से निकला, मेरे साथ 4 लड़के थे जो मेरे पीएसओ थे, मैं सच में यहाँ से रोया। मैं यहाँ से बटोत तक रोते रोते गया। मैंने सोचा यार मैं कितना दुर्भाग्य हूँ कि मैं अपने घर का पानी का गिलास नहीं पी सका, मैं अपने बच्चों के साथ 2 मिनट नहीं बैठ सका। लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर जब मैं यहाँ से निकल गया, वो तो बटोत से आगे जब मैं नगरोटा के करीब पहुंचा तो मुझे राकेश जी का फोन आ गया। कहता स्वामीराज तुम कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जी नगरोटा। कहता आप कार्यालय में आ जाना। मैं कहता भगवान उनको स्वर्ग प्राप्त दे। उनकी किसी एक दुर्घटना, एक्सीडेंट की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। फिर जब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मुझे उठ के गले लगाया, पानी पिलाया, सब कुछ, खाना वहीं पे खिलाया। कहता यार मुझे पता था तुझे मैं खतरे में भेज रहा हूँ, लेकिन जाना ज़रूरी था। क्या है तुम्हें समाज के अंदर कितने लोग मिले आपके? मैंने कहा जी बहुत सारी संख्या थी। तो कहते इसलिए मैंने आपको भेजा था कि आप चलो लोगों के साथ मिलते जुलते रहो। उसके बाद फिर मैं जब गीता भवन के अंदर ही बैठा रहा, फिर हमारे आदरणीय गजय सिंह जी ये तृतीय वर्ष करके आए थे। तो जब ये कार्यालय गए तो इनको उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि भाई देखो अब स्वामीराज को लगभग 6 महीने हो गए यहाँ पे, और अगर अभी उसने और 1-2 महीने यहाँ पे काट लिया तो वो डोडा वापस नहीं जा पाएगा। तो उन्होंने बोला कि गजय सिंह जी आपकी जिम्मेवारी बनती है, अब आप उनको कैसे डोडा लेते हो? तो फिर गजय सिंह जाके, मैंने बोला भैया मुझे चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार देख लो आगे हालात ठीक नहीं है। और हमारे ऊपर तो बड़े प्रतिबंध लगे थे कि हाँ जी ये संघ के स्वयंसेवक हैं, ये बीजेपी के मामा हैं, यहाँ पे ये करते हैं। तो उस टाइम में बीजेपी के लोगों के साथ गिनी चुनी सिलेक्टिव किलिंग भी होती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जाना है। राकेश जी ने बुलाया तो इन्होंने बोला कि ठीक है जी चलो कोई बात नहीं देख लेंगे। फिर जब हम आए फिर उसके बाद डोडा में बैठे, उसके बाद फिर से मेरे ऊपर एक बार ग्रेनेड थ्रो करने के लिए एक बंदा यहाँ पे आया। मैं पिछले दिनों जब हमारे ममताज साहब यहाँ पे एसएसपी रहे, वो तब हमारे एडिशनल एसपी थे, तो एक बंदे ने ग्रेनेड हाथ में लेके आया था और इन्होंने मुझे, मैं उनके ऑफिस में बैठा था, उन्होंने बोला क्या था आपके पीएसओ वगैरह साथ है आपके? मैंने कहा जी साथ है, क्योंकि मैं पीएसओ अपने साथ रखता था, मुझे पता था कि मेरे साथ कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उन्होंने बोला क्या था कुछ मार्केट में मूवमेंट हो रही है तो कोई बंदा घुस गया है। तो भाई साहब आप सोच नहीं पाओगे कि मैं जब दुकान के अंदर के लिए जाने वाला था, वो बंदा ग्रेनेड लेके आ रहा था। पहले उसने मंदिर में ट्राई किया, राधे श्याम मंदिर में जाके उन्हें वहाँ पे सुरक्षा बल देखे तो वहाँ पे वो जा नहीं सका। और मैं जो ही अपनी दुकान को एंटर होने के लिए था तो वो एकदम वहाँ पे सामने के लिए आ गया। लेकिन तब के यहाँ पे एक फारूक खान सच्चो थे तो उनने उसको पकड़ लिया। जब उन्होंने पकड़ा लोग इकट्ठे हो गए तो मैंने भी उनसे पूछा, मैंने कहा भैया मजदूर है ये, आप कहाँ इस बंदे को पकड़ रहे हो? उन्हें मुझे भी धक्का दे दिया, कहते निकल जाओ। मुझे थोड़ा सा बड़ा फील हो गया, मैंने कहा यार देखो एक मजदूर को मार रहे हैं और मुझे भी धक्का दे दिया इतनी पब्लिक में। तो चलो मैं चला गया अंदर। जब 2 मिनट उन्होंने मारा पीटा उसको अच्छे ढंग से, तो जब निकाला वो डब्बा था, एक बूट का डब्बा था, उसमें फटी सी कमीज थी डाली हुई, उसमें वो ग्रेनेड लिपेटा हुआ था। तो पूछा बता तूने कहाँ डालना था? ये कहता इसको मारना था मैंने। जब उस बंदे ने ये बोला तो मुझे फारूक साहब बोलते कहते आप भैया बोलो छोड़ दूँ? मैं कहने भाई साहब आप इसको जेल में भेज दो। तो अभी पता नहीं उसने कोई वकील शकील किए थे, आप छोड़ दिया या क्या किया। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमने गोलियों के साथ ग्रेनेडों के साथ भी खेला, अपना खून धरती में भी दिया। हमारा एक था कि हमें समाज की सेवा करनी है और उसके लिए हम रात दिन यहाँ पे लगे रहे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सहयोग रहा, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया। मैं आज उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि पे अर्पित करता हूँ कि जिन लोगों के बलिदान से, लाखों लोगों की कुर्बानियों से, और जिला डोडा के अंदर बहुत सारे हमारे जो डोडा को चलाने वाले थे, आज हम कदम कदम पे याद करते हैं, उनके बलिदान से आज डोडा शहर
मैं इतने धूमधाम से, परसों जब हमारी कलश यात्रा यहाँ से गाँव से निकल रही थी, मंदिर के लिए जा रही थी, तो मेरे 2-4 दोस्त बैठे हुए थे, कहते स्वामीराज जी आप क्यों हंस रहे? मैं कह यार मुझे आज ये खुशी है कि जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे आज वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें खुशी उसी चीज़ की है। तो मैं कहता हूँ कि सब लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि भगवान राम जी का जो 22 जनवरी को अपने घर में उनका निवास होगा, तो सब लोग हम तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, लेकिन इस डेट को हम अपने घरों में एक दिवाली की तरह दिवाली मनाएंगे। और जब भी मौका मिले, मुझे सुनने में जो आया है, जो हम भी अपने सूत्रों से पता करते हैं, तो हमें बोला गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फरवरी में वहाँ पे भेजा जाएगा, क्योंकि आज रश बड़ा है, तो आज हम दर्शन नहीं कर पाएंगे ठीक ढंग से वहाँ पे, इसलिए हमने इस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया कि हमारे जो दिल की धड़कन है, हमारी धड़कनें तब खत्म होंगी जब हम वहाँ पे राम मंदिर जी के दर्शन, भगवान राम जी के दर्शन करेंगे वहाँ पे जाके अयोध्या में, तो उसी दिन हमारी संतुष्टि होगी। तो व्यूअर्स, आप ने सुना है कि कितनी डिटेल में स्वामीराज जी ने अपनी पूरी जीवन की पॉलिटिकल जो इनकी लाइफ जर्नी रही है उसको रखा। अब ऑन कैमरा तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं शेयर करना, बट कोशिश करेंगे आपके सामने वो सारी चीज़ें भी लाएं कि राम अभियान के साथ जुड़ना, फिर साथ में भारतीय जनता पार्टी का परचम भी लहराना है और अपनी लाइफ को भी बचाना है और लोगों के बीच में भी कंसिस्टेंटली खड़े रहना, उनका मोरल भी हाई रखना है। ये सारी चीज़ें इनके साथ रही और आज 2024 में अगर हम देखते हैं तो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। बट मुझे लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी शार्प क्रिस्प पॉलिटिकल डिटेल की जो जर्नी है वो किसी और वीडियो में आपके साथ बातचीत करेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपने कुछ शायद जानबूझ के भी नहीं बोली होंगी या मैंने भी नहीं पूछी हैं, वो अगली वीडियो में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे। चलो आज की तो इसी में कर लेंगे, अभी तो हमें अपने राम जी की खुशी में सारा कुछ करना है। बाकी पॉलिटिकली में चलता वैसा उतार चढ़ाव बहुत सारे रहते हैं, हमें उस चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहाँ पार्टी खड़ा कर देती है। अभी अगर मेरे को जिम्मेवारी से प्रभारी की किश्तवाड़ जिला की लगा दी, हम चल पड़े जाते हैं। महीने में एक बैठक हमारी होती है, आगे पीछे जब भी कोई टूर बनते हैं हम चले जाते हैं। डोडा 52 कॉन्स्टिट्यूंसी के कन्वेयर के नाते एक जिम्मेवारी और दी है, वहाँ भी कभी कभी हम चले जाते हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है या कहीं कोई भी प्रोग्राम पार्टी के जो भी आते हैं उनको पहुँचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। प्रदेश की तरफ से जब भी कोई बैठक आती है उसमें चले जाते हैं। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, आइंदा के लिए भी हम करते रहेंगे। जो भी पार्टी का आदेश आएगा संगठन को आगे सर पे रख के हम सारा काम करेंगे जी। बट आप ये प्रॉमिस करें कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारी डिस्कशन शार्प पॉलिटिकल रहेगी और उसमें बाकी आपकी लाइफ की जर्नी तो पब्लिक डोमेन में आ गई है, लेकिन पॉलिटिक्स का जो तंत्र अंदर का है उसके ऊपर रहेगी। कोई बात नहीं, वैसे हम उसको भी रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल कैरियर जो हमारा है वो सुनहरे पन्नों पे लिखा हुआ है। वो आप जाके कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एजेंसियां, क्या क्या हमारे साथ बीतता हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, हर कोई जानता है। यहाँ पे हमारी पार्टी के जो बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, जो हैं, वो सब जानते हैं हमारी उस पॉलिटिकल कैरियर को कि स्वामीराज ने कितना संघर्ष किया। मैंने एक ने नहीं किया, मेरे साथ समाज था, हमारे यहाँ की जनता थी। स्वर्गीय हमारे कुलभूषण गुप्ता जी थे, बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने भी किया। तो बहुत सारे आज हमें ये फील होता है, हमारे आदरणीय चाचा भक्तराम जी होते थे, बहुत सारे इन लोगों ने मिलकर संघर्ष एक किया था। उसी कड़ी में हम भी इनके पीछे पीछे चल के हमने उनके पीछे चलते देखा। जिला के अंदर बहुत सारे लोग मिले थे, जैसे मनमोहन गुप्ता जी थे, अपने फकीर चंद राजदान जी थे, किशोरी लाल को काटल जी थे, भद्रवाह से किशोरी लाल कोटवाल जी थे। ऐसे जैसे बहुत सारे लोग जो थे, बुजुर्ग लोग जो थे, जिनके नेतृत्व में हमको ये सीखने को मिला। हमारे उधमपुर से, रामबन से ओम प्रकाश गुप्ता जी होते थे, उनके नेतृत्व में हमें एक काम करने का तो बहुत अच्छा मौका मिला और वहीं से हमें दिल में अपने बहुत मजबूती मिली। उन्हें बोला कि भैया पहले समाज है। आज पार्टी का नारा हमारा है कि फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल, लेकिन वो तब भी बोलते हैं, वो हमें उस टाइम में नेशनल वगैरह की बात नहीं होती। वो बोलते हैं, कहते सबसे पहले समाज है, समाज जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। तो समाज के प्रति उन्होंने हमारे अंदर जो कूट कूट के जो बातें डाली थी वो आज भी हैं और वो रहेंगे भी। तो इस प्रॉमिस के साथ कि इन्होंने वादा किया कि नेक्स्ट टाइम ये बिल्कुल स्पष्ट और शार्प वे में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद।